मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में न्याय प्रशासन के विषय में बात किए थे। आज है मौर्य साम्राज्य का हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, गुप्तचर विभाग। मौर्य प्रशासन, इसमें हम लोग जो है आज हम लोग को पढ़ना है गुप्तचर, यानी कि इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि गुप्तचर जो विभाग था यह महामात्यापसर के अधीन यह गुप्तचर विभाग होता था। यानी कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जो मेन अधिकारी, उनको महामात्यापसर कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा है। मौर्य साम्राज्य में दो तरह के गुप्तचर कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य में यानी कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर जो थे दो तरह के होते थे। एक होते थे संस्था और दूसरा होते थे संचार। संस्था नामक जो गुप्तचर होते थे वह एक ही स्थान पर रुककर काम करते थे। माने ये जो है एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। और ये संचार नामक जो गुप्तचर होते थे यह जो भ्रमणशील होते थे, घुमक्कड़ होते थे। घूम कर सूचना एकत्र करते थे। पुरुष गुप्तचर को, अब इसमें भी पुरुष भी होते थे और महिलाएं भी होती थी। तो जो पुरुष गुप्तचर होते थे, पुरुष गुप्तचर, इनको आप देखिएगा कि कहा गया है संति, तृष्णा, शरद। यानी कि संति, तृष्णा, तृष्णा और शरद, यानी कि गुप्तचर जो पुरुष गुप्तचर होते थे उनको कहा गया है। और स्त्री जो गुप्तचर होते थे, स्त्री गुप्तचर को कहा गया है ब्रिशली कहा गया है, भिक्षुकी कहा गया है, भिक्षुकी। ये सब स्त्री गुप्तचर हैं। एवं परिवारजक कहा गया है, परिवारजक कहा गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिण यानी कि पुलिस का उल्लेख किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रक्षिण नामक अधिकारियों की बात की गई है। रक्षिण यानी कि पुलिस का उल्लेख है। एरियन ने रक्षिण को ओवरसियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थानिक एवं प्रदेष्टा अपने क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे। फिर अशोक शिलालेख में भी आप देखेंगे कि कुछ अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जैसे राजुक। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होता था उसको राजू कहा गया है। इसके अलावे इसके पास
जमीन की पैमाइश यानी कि नाप तौल एवं उसकी सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार होता था। और यह जो अधिकारी होता था राजू, अशोक द्वारा इसको नियुक्त किया जाता था। ठीक उसी तरह प्रादेशिक या आधुनिक जो है जिलाधिकारी की तरह एक अधिकारी होता था। महामात्र नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था। धर्म महामात्र अशोक ने धर्म प्रचार एवं गलत क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए जो है एक नया पद को बनाया था। वह पद था धर्म महामात्र का, यानी कि धर्म महामात्र का मुख्य काम था कि धर्म का प्रचार करना और उन क्रियाकलापों को रोकना जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। एक यूथ टर्म आता है, यूथ, ये भी एक अधिकारी होता था। यूथ यह राजस्व अधिकारी का सहायक होता था। और एक होता है प्रतिवेदक, यानी कि राजा को हर तरह की सूचना जो अधिकारी देता था उसको कहा गया है प्रतिवेदक, यानी कि ये था गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक व्यवस्था, इसके विषय में हम लोग को चर्चा करना है। मौर्य साम्राज्य का, मौर्य काल में हमारा देश यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश था। राज्य का जो आय का स्रोत था, प्रमुख स्रोत, वह था भूमि कर, मेगास्थनीज, एस्ट्रेगो, एरियन। ये जितने भी विद्वान हैं, ये विद्वान मौर्य काल की समस्त भूमि को राजा की भूमि बताए हैं। यानी कि मौर्य काल की जितनी भूमि थी वह सभी राजा की भूमि है, यह बात कहा था मेगास्थनीज, एरियन, एस्ट्रोगो। कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो भूमि का जो डिवाइडेशन किया है वह 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख करते हैं। पहला कृष्ट भूमि, कृष्ट भूमि। दूसरा जो है आप देखेंगे कि अकृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि। और तीसरा जो है आप देखेंगे, इसको इन्होंने कहा है स्थल भूमि, स्थल भूमि। यानी कि अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा जो मौर्य साम्राज्य की जो भूमि थी उन्हें 3 भागों में, 3 पार्ट में बांटा है। पहला कृष्ट भूमि, यानी कि जो भूमि जुती हुई, यानी कि जुताई की हुई, जुती हुई भूमि, इसको कहा है इन्होंने कृष्ट भूमि। यानी कि जुती हुई भूमि को अर्थशास्त्र में कहा गया है कृष्ट भूमि। अकृष्ट भूमि यानी कि बिना जुती हुई भूमि। और स्थल भूमि यानी कि ऊंची भूमि को इन्होंने कहा है, ऊंची भूमि को स्थल भूमि कहा है। ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एक भूमि था जो कि बिना वर्षा के ही अच्छा फसल देता था, उसे अदेव मात्रक भूमि कहा गया है। यानी कि अदेव मात्रिक भूमि, ये जो भूमि था यह अदेव मात्रिक भूमि यानी कि बिना वर्षा के ही अच्छी फसल देती थी। और जो भी सरकारी भूमि थी, राजा की जो भी भूमि थी, उस भूमि को सीता भूमि कहा गया है। यानी कि सीता भूमि, सीता भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि। यानी कि राजा की जो भी भूमि थी उस भूमि को सीता भूमि कहा गया है। और इस भूमि को
यानी कि सीता भूमि को जो देख रेख करता था उस अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीता भूमि के देख रेख करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इस भूमि से जो भी आय होती थी, कौटिल्य ने उस आय को सीता कहा है। यानी कि सीता भूमि से जो भी आय आती थी, चाणक्य ने उसे सीता कहा है। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम व बेगार किए जाने को बिस्ती कहा गया है। ये देख लीजिए कि बिस्ती, ये परीक्षा में पूछे हुए कि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम व बेगार किए जाने को बिस्ती कहा गया है। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। भाग भूमि कर में राजा के हिस्से को कहा जाता था। भाग भूमि कर में राजा के हिस्से को कहा जाता था। क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था और काश्तकार को उपवास कहा जाता था। वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नगदी रूप में लिया जाता था, उसे हिरण्य कहा गया है। और देखिएगा कि कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। वार्ता कहा गया है अर्थशास्त्र में किसको? कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग लिया जाता था। मौर्य प्रशासन में सिंचाई पर विशेष ध्यान दी जाती थी। मौर्य प्रशासन में सिंचाई पर विशेष ध्यान दी जाती थी। और जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे यह मालूम होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे सौराष्ट्र प्रांत के, जिनका नाम था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने उर्जेत पर्वत पर एक सेतु का यानी कि एक पुल का निर्माण करवाकर सुदर्शन झील का सिंचाई के लिए निर्माण करवाया। मौर्य काल में सिंचाई कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। मौर्य काल में आय के कुछ अन्य साधन थे, जैसे सेतु कर, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क, धर्म स्थल कर आदि। और मौर्य काल में 2 प्रकार के वन, फॉरेस्ट पाए जाते थे। एक था हस्ती वन, जहां हाथी पाए जाते थे। एक था द्रव्य वन, जहां लकड़ी, लोहा एवं तांबा पाया जाता था। तो ये जो है आप देखिएगा आर्थिक व्यवस्था में ये सब रहा। और हम लोग जो है यानी कि कुछ अगर मान लीजिए बात करते हैं कि मुद्रा की बात करते हैं, तो देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के कुछ वर्णन किया गया है। जैसे चांदी का बना जो मुद्रा होता था उसे करसापण या पण या धरण कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं का कुछ नाम दिया है, जिसको हम लोग को जानना जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिएगा कि चांदी का जो मुद्रा होता था, इस मुद्रा का नाम अर्थशास्त्र में करसापण या पण या धरण भी कहा गया है। फिर जो है सोने से बना सोने का मुद्रा जो होता था, इसको आप देखिएगा कि सुवर्ण कहा गया है। सुवर्ण कहा गया है। फिर जो है तांबे का जो सिक्का होता था, तांबे का सिक्का, इसको आप देखिएगा कि अर्थशास्त्र में इसके लिए भाषक शब्द आया है। भाषक शब्द आया है। और एक काकर्णी भी था, यानी कि तांबे का ही ये बना होता था। एक काकर्णी भी एक होता था जो तांबे का ही बना हुआ होता था। इन मुद्राओं को जारी करने का
जारी करने वाला जो अधिकारी थे उसे लक्षणाध्यक्ष, यानी कि ये जो मुद्रा जो जारी करता था उसे लक्षणाध्यक्ष भी आप कह सकते हैं, या सवर्णिक भी कह सकते हैं, सवर्णिक भी आप कह सकते हैं। यानी कि ये जितने भी मुद्रा आपको लिखे जो अर्थशास्त्र में कहा गया, ये जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष एवं सवर्णिक का होता था। स्वतंत्र रूप से सिक्का ढालने वाले को राज्य को 13.5% ब्याज रूपिका एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में शिल्पियों का भी चर्चा किया है। कुछ शिल्पी जैसे कवच निर्माण करने वाला, जलपोत निर्माण करने वाला को सीधे राज्य अपनी सेवा में लेकर उसको इनकम टैक्स से, आयकर से मुक्त कर देता था। पर कुछ शिल्पी जैसे राजकीय कर्मशाला, कताई बुनाई, राजकीय खानों में काम करने वाले कारीगरों पर भी आयकर लगता था। और जितने भी निर्मित वस्तु थे उन वस्तुओं को पर्ण्याध्यक्ष के निगरानी में बाजार में बेचा जाता था। इन वस्तुओं को पर्ण वस्तु भी कहा जाता था। पर्ण वस्तु पर उसके मूल्य का 5वां भाग चूंगी के रूप में लिया जाता था। इस चूंगी का 5वां भाग व्यापार कर के रूप में भी लिया जाता था। और ऐसा कहा जाता है मौर्य काल में बैंकिंग सुविधा न होने पर भी रुपया उधार देने की प्रचलन थी और संभवतः उधार दिए गए पर पैसा पर 15% ब्याज मिलता था। अब जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग अन्य बात को देखेंगे, सामाजिक स्थिति ये सब देखेंगे। जितना भी अभी बताए ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जो है इसको अच्छे से इस वीडियो को देखें, इसको स्किप न करें और इसको अच्छा से ये करके जो है आप देखेंगे परीक्षा में आपको बहुत ही ये योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत।